हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? डाइपोल के बारे में पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में डाइपोल को डिस्कस किए थे थोड़ा सा। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम लोग आज तक क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। इसके कारण ये क्या करता है, अदर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, फोर्स लगाता है उस पर। ठीक है, उस पर फोर्स लगाता है। तो चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किसी भी पार्टिकल्स में अगर चार्ज है तो उस दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स जो है अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है, उस पर हम लोग बताएंगे। हम लोग को पता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होता है, जब सेम पोलरिटी के चार्ज होते हैं तो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, और अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये सब तो चार्ज के बारे में था। चार्ज को हम लोग देखे थे कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला मेथड था फ्रिक्शन, दूसरा मेथड मेथड था इंडक्शन, और तीसरा मेथड था कंडक्शन। हम लोग बार बार इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे माइंड में बैठ जाए कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज को कैसे एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्या था, नॉर्मली जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस पर मूव करेगा तो उसमें एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लगता है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और फ्रिक्शन के कारण भी चार्जेस ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं जब हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव, कोई भी चार्जेस को अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो उसमें पोलराइजेशन क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूट्रल है इसमें पोलराइजेशन क्रिएट होता है और जिसके कारण चार्जेस ट्रांसफर होता है। ठीक है, तीसरा था कंडक्शन, जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी या दूसरा चार्ज बॉडी जो अनइक्वल चार्ज है उस पर अगर फिजिकली इंटरेक्ट करवाएंगे तो उससे भी चार्जेस, सपोज कीजिए ये न्यूट्रल है तो इससे भी चार्जेस क्या है, इससे इसमें मूव होंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस कैसे था, पार्टिकल्स में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कैसे मूव कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर आगे हम लोग पढ़े थे कि चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगता है जिसको कूलम फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। कूलम ने बताया था कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में, बार बार स्टैटिक वर्ड का यूज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेस्ट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सॉरी रिकेप। तो हम लोग कूलम लॉ के बारे में पढ़े थे कि फोर्सेस जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फोर्स था दो पार्टिकल्स के बीच में। इस का वैल्यू, के का वैल्यू यहाँ पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर बताया था एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी जो है डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के नेचर पर। ठीक है, ये परमिटिविटी हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो और 4 पाई बताया था कि सॉलिड एंगल के लिए लगता है। ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए लगता है। सॉलिड एंगल कितना होता है, 720 डिग्री होता है, जिसको हम लोग 4 पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कूलम फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स। इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे जिसमें पोजीशन वेक्टर जो है हम लोग को डायरेक्शन दिखा रहा था। ठीक है, क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर R12। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है, फोर्स का डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए उसका वेक्टर फॉर्म ये हो गया। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कूलम फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे हम लोग।
ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन, इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, इतना इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके इसमें निकाला गया है। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स लिया गया है, बट ऐसा इतना ही वैल्यू लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको दिया हुआ है। ठीक ना, इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, उसको भी लिख सकते हैं आप लोग। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। 1/एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे डाइपोल के बारे में। ठीक है, रिकेप खत्म हो गया, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। और एक एक्सक्लूसिव वीडियो स्पेशल आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कुछ कुछ नए कंसेप्ट को। उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितना सीखा है स्टैटिक चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो वो लास्ट क्लास में होगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा। ठीक, तो आज हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल को बेसिक डेफिनेशन में हम लोग कल मैंने बताया था कि डाइपोल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डाइपोल को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि कैसे NaCl जो है डाइपोल क्रिएट करता है, कैसे NaCl जो है पोलर होता है, और कैसे CO2 जो है नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया पोलरिटी जानने के लिए। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एगो छोटा सा वर्ड आया था हम लोग को, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, 11th में पढ़े हैं। ठीक है, तो आज डाइपोल के बारे में आगे देखते हैं कि डाइपोल जो होता है क्या होता है। डाइपोल जो है हम बताए थे कि डाइपोल जो है दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दो चार्जेस जो सेम नेचर के नहीं होते, ऑपोजिट नेचर के होता है। ठीक है, ऑपोजिट नेचर के दो चार्जेस को अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस में रख दिया जाए तो इसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, और जान एक इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा डिस्टेंस जो है सेंटर से लिया जाता है दोनों का। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल के बारे में हम लोग इतना तो जान गए। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट आता है डाइपोल मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं PC, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए यह चार्ज Q है और ये -Q है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस -Q है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = Q × 2L। ठीक है, अब P के ऊपर जो साइन लग रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर 2L डिस्टेंस ही क्यों लिया जाता है। तो बेसिकली बुक्स में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है, तो 2L जो होता है क्यों लिया जाता है ये बताता हूँ। ठीक है, 2L लेने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज को एक फिक्स्ड पोजीशन से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मोमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, इसके सेंटर पॉइंट, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है दोनों के डिस्टेंस का, वहां से इसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर L मानेंगे तो ये भी डिस्टेंस L हो जाएगा, इसीलिए पूरा टोटल डिस्टेंस को 2L लिया जाता है। ठीक है, तो डाइपोल में डिस्टेंस 2L क्यों होता है, क्योंकि उसको मेजर हमेशा कहाँ से किया जाता है, उसके सेंटर से। ठीक है, और सेंटर से अगर लेंथ लेते हैं किसी चार्ज का, तो अगर कुछ भी ले x ले तो 2x हो जाएगा। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से, तो 2L लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज में 2L ही मिलेगा। ठीक है, तो P = Q × 2L। अब रहा बात इसका कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हम बताए थे कि पहला क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा। ठीक है, डायरेक्शन, तो इसके पास डायरेक्शन होता है
ठीक है। डाइपोल मोमेंट के पास डायरेक्शन होता है, कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन हमेशा होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, अगर कहीं भी दो चार्जेस हैं, ठीक है, और डाइपोल का केस बन रहा है तो वहां पर हमेशा हम लोग डायरेक्शन किसको लेंगे, माइनस क्यू टू क्यू। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डाइपोल मोमेंट निकालना रहता है, उसके बाद उसका डायरेक्शन को फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि और केसेस में जो होता है ये वेक्टर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वेक्टर लॉ के हिसाब से हम लोग भी इसका एंगल निकालेंगे अगर कुछ एंगल पर दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, वैसे बेसिकली जानना हम लोग को ये है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, और तीसरा ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होता है, तो ये तीनों को फुलफिल करता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डाइपोल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। रिकेप में हम लोग एक छोटा सा चीज छोड़ दिए। रिकेप में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चार्जेस अपने चारों ओर बनाता है। अगर ये पॉजिटिव क्यू है तो हम लोग पढ़े थे कि रेडियली आउटवर्ड बनाता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस क्या बनाता है, रेडियली इनवर्ड बनाता है, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि डाइपोल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, क्योंकि चार्जेस वहां भी वर्क कर रहे हैं तो वहां पर भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जिसको लिख सकते थे एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डाइपोल का केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, डाइपोल का केस में कितना होता है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि दो केस बनता है इसका, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं डाइपोल के केस में तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में बनता है, इक्वेटोरियल में भी बनता है। ठीक है, तो दोनों पर हम लोग निकाल के देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, पहले एक्सियल का केस देखते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को समझ रहे होंगे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है। अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बोले थे इसका डिस्टेंस हमेशा बीच से मेजर किया जाता है, सेंटर से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट इसको बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, दोनों केस में पढ़ेंगे और दोनों का डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसका डेरिवेशन को भी देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा एनर्जी लो दिख रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं, एडजस्ट कीजिए। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे। ठीक है, एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट, तो सबसे पहले हम लोग दो चार्जेस को लेते हैं। इसका डायग्राम देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, माइनस क्यू दिख रहा होगा, सॉरी। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्टेंस पर पॉजिटिव क्यू। हम लोग पढ़े हैं इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से मापा जाता है। ठीक है, तो ये एल है, ये एल है, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, 2l। ठीक है, डेरिवेशन के समय आप मार्किंग स्कीम को ध्यान रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट में हमको निकालना है, सपोज कीजिए, तो ठीक है, ये रहा डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ पर हमको निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ से कोई भी टेस्ट चार्ज रख दीजिए, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका, ठीक है। तो उसको हम लोग जनरली माना जाता है कि वो इन्फिनिटी में होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब मैथ्स जैसा नहीं होता है। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि जिसका बहुत दूर ऐसे वैसे इन्फिनिटी मस्जिद। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, देखना है कि इन्फिनिटी मतलब जिसका इफेक्ट, अगर यहाँ पर कोई चीज है और कोई यहाँ है तो इसका इफेक्ट अगर इस पर नहीं पड़ रहा है और इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है तो इस केस में इसके लिए ये इन्फिनिटी में है, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब समझ गए। तो टेस्ट चार्ज जो माना था कि इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे इस डेरिवेशन को, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है उसको आर मान लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस को आर मान लिया, सेंटर से नाप रहे, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, सेंटर से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इस चार्ज के कारण यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ आर माइनस एल, ठीक है। समझ रहे हैं आप, आर माइनस एल क्यों लिखा, यहाँ से यहाँ अगर आर है और यहाँ से यहाँ एल है तो यहाँ से यहाँ आर माइनस एल होगा, ठीक है। सिंपल सा मैथमेटिक्स रूल है। सपोज कि यहाँ से यहाँ पर कितना है, आर है, और यहाँ से यहाँ पर एल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, आर माइनस एल, यही चीज यहाँ पर लिखें, ठीक है, आर माइनस एल। और इस चार्ज के कारण इस पर कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्जेस के कारण निकालना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट में कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये रहा डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से नेगेटिव से भी निकालना है, पॉजिटिव से निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर केप्ट at 2L distance, ठीक है। एंड टेस्ट चार्ज Q kept at distance R, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा वर्ड जो है छोटा लिखते हैं, ठीक है, वैसा राइटिंग हो गया है, ठीक है। इस पर थोड़ा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। आर, ठीक है, यहां तक लिख लिया टेस्ट चार्ज। तो डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड क्यू is R plus L and plus Q to Q is R minus L, ठीक है। इतना हो गया, गिवन लिख लिया, ठीक है, जो जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो आर कितना है देखेंगे, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, आर माइनस एल। तो क्या हो गया, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों में फॉर्मूला लगा लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक ही लाइन पर लग रहा है, ठीक है,
फोर्सेस जो है एक ही लाइन पर लग रहा है, दोनों एक्सियल पॉइंट पर एक ही लाइन पर लग रहा है, ठीक है। अलग अलग लाइन पर रखता तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपली एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हम लोग पढ़े थे कि फोर्स का डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो सिंपली हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डायरेक्शन होता या फिर कोई एंगल पर डायरेक्शन होता तो हम लोग वेक्टर लॉ को ऐड करते हैं, ठीक है। वेक्टर लॉ को यहाँ पर यूज करते हैं। और वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला अंडर रूट करके r1 प्लस r2 का स्क्वायर करके, ठीक है, वहां से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, कॉमन ले लेते, ठीक है। 1/4πε0, ये दोनों में है, कॉमन आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q/r-L का स्क्वायर प्लस Q/r+L का स्क्वायर। सिंपल फ्रैक्शनल एडिशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 1/4πε0 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। माइनस, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो चार्जेस नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली फ्रैक्शनल एडिशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4rl/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना एक्सियल पॉइंट पर हम लोग को निकला, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो एल है, ये डिस्टेंस जो है, जब हम लोग यहाँ पर थोड़ा इमेजिन करना है कि ये जो डिस्टेंस होता है, जब हम लोग इसको निकालते हैं, रियली में देखते हैं जब हम लोग, तो ये डिस्टेंस जो होता है आर से बहुत छोटा होता है। ये पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है। अगर आर से बहुत छोटा एल है, ठीक है, आर कितना है, यहाँ इतना है पूरा, एल कितना, इतना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन बिकम्स 1/4πε0, सॉरी 1/4πε0 इंटू 4rl है, ठीक है। 4rl बाय क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए, अगर एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अगर नेग्लिजिबल होगा तो कोई भी चीज अगर सब्ट्रैक्ट हो नेग्लिजिबल से, जीरो से, तो क्या होगा, उतना ही बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब सिंपली इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 4rl/r का पावर 4, ठीक है। इतना आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग डाइपोल मोमेंट में क्या पढ़े अभी कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L पढ़े अभी, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का केस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइपोल के बीच में निकाल रहे हैं तो डाइपोल को ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपली 4rl को क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2L, ठीक है। कुछ छूट रहा है यहाँ पर, देखिए Q भी कॉमन में था, ठीक है, तो यहाँ पर Q बच गया, तो ठीक है, यहाँ पर Q आ जाएगा, ठीक है। दोनों Q को कॉमन ले लिए तब जाके ये सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। 1/, या तो सिंपली यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 और यहाँ पर Q, दोनों में Q है, Q को कॉमन ले लिए, माइनस वहीं पर है, ठीक है। तो ये Q है,
क्योंकि चार्जेस तो रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज का कैसे निकलेगा, चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे Q इंटू टू एल, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से 2 हटा दें, 2L इंटू क्यू, तो P लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, P इंटू 2R, यहाँ पर 2 बचा है तो इसको लिख सकते हैं 2P बाय 2P, और यहाँ पर R है, दिख रहा है आपको। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। 2QL 2R, ठीक है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 4, ये लिखा हुआ है। 2QL को अलग कर दिए, अब इसको लिख सकते हैं 2PR बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R का पावर 4 कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाय R क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग, वीवीआई फॉर्मूला, ठीक है, इसका यूजेस डेरिवेशन के लिए भी इसको याद रखना है। ठीक है, वीवीआई, ठीक है, ठीक है, 3 स्टार है। ठीक है, ये वीवीआई है। ठीक है, यहाँ से क्या है, आपको याद क्या रखना है, इसको छोटा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको आप करिएगा तो 4RL आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग 4RL को क्यू का फॉर्म में, पी का फॉर्म में तोड़ दिए। ठीक है, पी इक्वल क्यू इंटू 2L, उसके बाद 2PR आ गया सिंपली। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाय R क्यूब। ठीक है, हम लोग इससे पहले जहां पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, लेकिन एक्सियल पॉइंट में क्या था, R क्यूब। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नीचे R क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग बढ़िया से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। ये लिखा हुआ आपको बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थोड़ा सा आपको वेक्टर का यूजेस होगा, अगर आप लोग वेक्टर पढ़े हैं तो इजीली समझ जाइएगा। ठीक है, और वेक्टर बहुत ज्यादा ऐसा कैलकुलस जैसा बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, आप वेक्टर पढ़ सकते हैं इजीली, और खास करके फिजिक्स में जितना यूज होता है वो तो बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, आई होप। ऐसे जनरली बच्चे सोचते हैं कि 11th नहीं पढ़े तो 12th चलेगा, लेकिन 11th पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना 11th पढ़े आप 12th आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक स्टेप जंप कर रहे हैं। ठीक है, और हायर क्लासेस जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो जंप करना, इट मीन्स आप समझ नहीं रहे हैं, ये जंप करना मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा। वेक्टर लॉ अगर कहीं भी यूज होगा, जैसे जैसे पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ के बारे में बात किए थे, कूलम्स लॉ में, तो ट्रायंगल लॉ बेसिकली वही बच्चा को पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा जो वेक्टर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज बेकार नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ यूजेज है। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि हम लोगों ने मैथ ऑनर्स किया है, फिजिक्स किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, टेन थीटा का क्या यूजेस है, तो वो सब जो है वो किताबी ज्ञान है, वो पढ़ा नहीं है, बस डिग्री लिया हुआ। ठीक है, यूजेस तो है, यूजेस अभी गिनवाने लगूं तो इतना यूजेस है कि सुनते रह जाए। ठीक है, उसको बस सिंपल मैथ से मतलब रहता है, 1+2 3 होता है, 100 200 300 होता है। ठीक है, ये अपना अपना बात है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे। जैसे ये दो चार्ज है, ठीक है, और एक बात कि एक्सियल पॉइंट में,
एक्सियल पॉइंट हम लोग पढ़े, एक्सियल पॉइंट में डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अलोंग पी, ठीक है, अलोंग पी। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत आता है, ठीक है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अलोंग पी, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़े हैं कि डाइपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है डायरेक्शन। तो इसी का डायरेक्शन फॉलो करेगा एक्सियल का केस में कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम था इसीलिए, नहीं तो वही बता देते, एक साथ रहता ज़्यादा ही हेल्पफुल होता, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे कि दो चार्ज है, डाइपोल का केस लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये रहा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर निकालना है, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस निकालना है। और ये डिस्टेंस हम लोग पता है, ए एल होता है, ये एल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, और माइनस क्यू के लिए यही निकालना है हम लोग के लिए, ठीक है। दोनों अलग चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये इस डिस्टेंस को हम लोग फिर आर ले लेते हैं, ठीक है, उस केस में भी आर लिए थे, ठीक है, इस केस में भी आर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग बोले थे सेंटर, सेंटर से मापा जाता है इसका डिस्टेंस डाइपोल का, तो यहाँ से यहाँ कितना है, आर है, ठीक है। अब हम लोग सिंपल ये दोनों का डिस्टेंस जरूरी है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में आर आता है, ठीक है, तो डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था, ठीक है। ये तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है हम लोग को, ठीक है। देखना है तो ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों का रूट हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर एच निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा समझना है, इसमें वेक्टर लगता है, ठीक है। तो डायग्राम सही से बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा चेंजेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, उधर स्पेस नहीं है इसीलिए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इधर देखिएगा, ये आउटवर्ड बन रहा है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। और नेगेटिव के केस में क्या बनेगा, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ई कॉस थीटा, ये हो गया ई साइन थीटा, ठीक है। कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है,
ठीक है, 11th में पढ़ा था, ठीक है, इजी चीज है, ठीक है। जहाँ पर एंगल बनता है उसको कॉस से लेते हैं और उसको अपोजिट वाला साइन से लेते हैं, ठीक है। तो ई साइन थीटा इकोस थीटा, अब इसके लिए वेक्टर देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये साइन थीटा और ये क्या हो गया, ई कॉस थीटा। अब वो समझना ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को निकालना है तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, ठीक है, ये ई cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया। उसी तरह सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे, इसके लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो दोनों कंपोनेंट निकाल दिया, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ये sin थीटा, ये cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि वेक्टर में पढ़े हैं, अगर कोई भी चीज अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी का वैल्यू 5 है या 5 वेक्टर लगा हुआ, 5x कुछ भी लगा हुआ है, अगर इधर है और एक इधर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, ठीक है, वेक्टर का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ई साइन थीटा जो इसके लिए बन रहा है, ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा गिवन, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव kept at 2l distance, ठीक है, ठीक है। और a test charge is placed at equatorial point at distance r, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो since distance between प्लस q एंड q, इसको यहाँ टेस्ट चार्ज q मान लेते हैं, ठीक है, इज एंड माइनस q इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। हम लोग लिख लिए जो जो गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर के बारे में लिखेंगे, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट आर इन opposite direction so both will cancel each other, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का बचा कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल, कितना बचा, ई कॉस थीटा, ये दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है तो इसको सिंपली अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करने के लिए हमको गिवन मिटाना होगा, स्पेस कम है थोड़ा, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। ई इक्वेटोरियल क्या आया, या फिर इसको हाँ इक्वेटोरियल लिखिए, नेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई इक्वेटोरियल क्या आया, 2e cos थीटा। अब इसको यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, चार्ज से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा, यहाँ से हम लोग cos थीटा निकालेंगे, हम लोग 10th में आप लोग बेसिक पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है ना। तो cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, इसको पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हाफ लिख सकते हैं पावर, या फिर अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये cos थीटा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं l/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, थोड़ा स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, इसको सिंपली स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है आपस में, पता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल, देखिएगा ये दोनों सेम है, ठीक है। बेस सेम रहता है अगर, तो पावर आपस में एडअप हो जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये दोनों मल्टीपल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ हाफ है, तो दोनों का अगर बेस सेम है, दोनों का पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, इसको हटा के Q इंटू एल है, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर 2 लिख दें डायरेक्ट, ठीक है। Q इंटू एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। इतना समझ में आ गया पावर एडअप कैसे हुआ, ठीक है। 3/2। अब वही फिर से सेम कंडीशन लगेगा, इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से ही P = Q × 2L, तो इसको सिंपली P लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, ठीक है। P लिख सकते हैं Q × 2L, ठीक है, बाय R, अगर L कैंसिल हो जाता है, देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर L कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, R स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये पावर कटअप हो गया, तो बचा क्या, R3, ठीक है। तो सिंपल मैथ समझ में आता है, ठीक है। पावर्स कट हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P/R3 सिंपली, ठीक है, कटअप हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या निकला, E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R3। एक्सियल का केस में क्या आया था, 2P/R3, और इक्वेटोरियल का केस में क्या आ रहा है, P/R3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये दोनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, और डेरिवेशन भी, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप डायग्राम्स पर मेहनत कीजिए। डायग्राम को अगर आप बार बार बना लेते हैं, डायग्राम्स में आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो सिंपली इसी को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। और आपको इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। बेसिकली फिजिक्स जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस बेसिस पर कीजिएगा कि आप लोग सपोज कीजिए इक्वेटोरियल आपको टफ लग रहा है, तो आपको इक्वेटोरियल समझना है, एक बार नहीं समझ पाए 2 बार वीडियोस देखिए, 2 बार सर से पूछिए, ठीक है, अपने जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां से आप देखिएगा कि आपको जब समझ में आएगा कि कंपोनेंट में कैसे टूटता है, फिर इसका जो वेक्टर लॉ लगा यहाँ पर कि आपस में कैंसिल हो जाते हैं अलग अलग फोर्सेस, तो ये सब चीज आपको जब समझ में आएगा तो आप सिंपली डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
अब हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि दोनों में क्या हुआ। एक्सियल 2 गुना हो गया इक्वेटोरियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इक्वेटोरियल में आधा हो गया इन कंपैरिजन टू एक्सियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में क्या होता है, 2 गुना होता है इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक छोटा सा नोट करके एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जनरल पॉइंट पर क्या होता है, जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट क्या होता है, तो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, अगर डाइपोल है, ठीक है, तो हम लोग डाइपोल केस में क्या निकाले, एक इक्वेटोरियल निकाले और एक एक्सियल निकाले। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे थीटा एंगल पर, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ, हालांकि ये बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है, बट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, कहीं भी दीजिएगा तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन इजी है, जैसे ये दोनों हुआ उसी तरह होता है सेम। ठीक है, बस आप इसको याद रखेंगे नोट करके। ठीक है, अगर ये याद रहा तो आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल याद करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्या आता है, पी, हम लोग पढ़े 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय, ठीक है, पी तो रहेगा ही, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा बाय r³। ये जनरल पॉइंट के लिए, ठीक है, ये जनरल पॉइंट के लिए हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये VBI है। ठीक है, 4 स्टार है। ठीक है, इसको याद ही रखना है आपको। ठीक है, अब जैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे निकालेंगे, तो एक्सियल में कितना एंगल था, एंगल 0 था। लोग देखें, एक्सियल में दोनों के बीच में कितना होता है, एंगल 0 हो रहा है। ठीक है, एंगल किसके बेसिस पर निकालते हैं, आप एक्स एक्सिस से निकालते हैं। ठीक है, एंगल आप कितना, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, तो एक्स एक्सिस से एक्सियल पॉइंट पर क्या था, 0 था। तो यहां पर देखेंगे हम लोग cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, सिंपल सा मैथ्स है। ठीक है, cos 0 डिग्री कितना होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, cos 0 क्या आता है, 1 होता है। तो सिंपली यहाँ देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड P तो आया, और यहाँ पर ये तो सेम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। अब यहाँ डिपेंड करता है, क्या हो गया, अंडर रूट 1+3 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही आया, cos 0 1 आया, 1 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, अंडर रूट 4, और इसका वैल्यू क्या होता है 2। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, यही आया था हम लोग का। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला को यहाँ देखें हम लोग इक्वेटोरियल के लिए, क्या हो जाएगा, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, इंटू cos 90 क्या होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। आपको ये बेसिक मैथ पता होना चाहिए। ठीक है, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया,
1+3 इंटू जीरो का स्क्वायर, तो आया बेसिकली क्या 1 आया, √1 होगा तो 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यही आ गया सिंपली ई इक्विटोरियल क्या आया P/4πε0 ठीक है, सेम है, यहाँ पर 2 p आया। तो आप 60 डिग्री में निकाल सकते हैं, 30 डिग्री में भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये जनरल पॉइंट के लिए हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आज थोड़ा सा एक टॉपिक आगे कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको फर्दर करेंगे। ठीक है, होपफुली आपका एक 2 से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल में बढ़ेंगे। पोटेंशियल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, पोटेंशियल होपफुली 3 days में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल कैपेसिटर के बारे में जो पढ़ना है, तो हम लोग को ये सबसे आगे हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है लग रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कोई भी लोकेशन पर अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है ना, अगर ये दोनों चार्ज है, ये चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना, ठीक है, रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी हो, तो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, कोई भी लोकेशन में जो चार्ज होता है, जो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके कारण फोर्स क्रिएट होता है, दूसरा पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि चार्जेस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड बनाता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस start from positive charge and terminate at negative charge। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से। और जैसे देखिए डाइपोल का केस में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से जो निकल रहा है ये आउटवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये इनवर्ड जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और इसमें इन कर रहा है। ठीक है, सॉरी एरो थोड़ा, ठीक है, निकल रहा है और अंदर जा रहा है। ठीक है,
तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव दोनों जगह, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक line of forces are imaginary but electric field is real, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या इमेजिनरी है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे फोर्स लगा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल होता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, ठीक है, कि कोई मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट, इसके चारों तरफ अगर आप आयरन फिलिंग्स को डाल देंगे तो इसमें ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक अरेंजिंग पैटर्न में दिखेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग पता चल सकता है कि इससे पता चलता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो आप लोग रिवाइज कीजिए और इसको बार बार वीडियोस देखिए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि फिजिक्स मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। आप फिजिक्स से भागिए मत, फिजिक्स रियलिस्टिक चीज़ को बताता है, नेचुरल फेनोमेना को बताता है। हम लोग इसको, इसका यूजेस पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये क्या डेली लाइफ में दिखता है हम लोग को, तो बिल्कुल दिखता है, जैसे हम लोग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। होपफुली आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इसको रिवीजन कीजिएगा, डेरिवेशन को फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।